हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस वीडियो के अंदर पौधों में यानी पादपों में पोषण के बारे में। पादपों में पोषण के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, आखिर वो अपना भोजन कहां से लेते हैं, किस विधि द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, आखिर उनके शरीर में ऐसा कौन सा भाग होता है जो भोजन बनाता है। पौधों के अंदर भोजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आप कह सकते हो विनिमय किस प्रकार से हो सकता है। क्या हम पौधों को जीवित प्राणी कह सकते हैं? क्या पौधे भी सच में भोजन हमारी तरह करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है, पर वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा सो दैट आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। हमारे कमेंट क्लासेस का एक पैटर्न है पढ़ाने का। सबसे पहली बार जो आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगी। दूसरी वीडियो जो मैं आपको रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर हम पूरे चैप्टर का समरी करने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं जिनके बारे में पढ़कर समझकर आप अच्छे नंबर ले सकते हो, किनके बारे में आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है। तीसरी वीडियो जिसके अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। चौथी वीडियो जिसमें हम प्रमुख शब्दों के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। पांचवी वीडियो जिसके अंदर हम एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में नहीं होते बट चैप्टर के अंदर से आ जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से 4-5 वीडियो को कवर करते हुए हम अपने चैप्टर को पूरी तरीके से समझ लेंगे और जब ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा एक, जो कि सबसे आखिरी वीडियो होगी जिसमें आपके एग्जाम के क्वेश्चंस लीक होंगे, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में डैम श्योर पूछे जाते हैं। साथ ही मैं उसको आपको प्रोवाइड करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो क्वेश्चंस जो आप घर पे ट्राई करेंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को जिसका टाइटल है पादपों में पोषण। चलो बच्चों पढ़ते हैं, समझते हैं। कुछ ऐसा लगे जो पूछने लायक है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों का, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कक्षा छठी में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। नो डाउट, नो डाउट, सब जीव बेटा भोजन करते हैं। आप मुझे एक जीव का नाम बता दो जो भोजन नहीं करता, बताओ जरा। सभी जीव, सभी जीव, छोटे से छोटा जीव। अगर एक मच्छर की बात करो तो वो भी अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित है, उससे अपना भोजन लेता है। जैसे मच्छर आपको जो काटते हैं तो आपके शरीर का खून चूसते हैं और उनसे उनको पोषण मिल जाता है। ऐसे ही सबको अपने जीवन को जीने के लिए पोषण की आवश्यकता है, वैसे ही सेम पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ेंगे, आप यह भी पढ़ चुके हैं बल्कि कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यानी ये सारे शब्द आप पहले सुन चुके हैं। एवं खनिज भोजन के घटक हैं, यानी कि यही वो घटक है जिनके द्वारा हमें कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा ये आ जाती है इस पाठ से कि आखिर पोषक किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, इन सभी को जिनके द्वारा हमारे शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत दे सकते हैं, हृष्ट पुष्ट रख सकते हैं, वृद्धि विकास में मदद कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोषक कहते हैं। अब इसकी कोई परिभाषा आपको सीधे तौर पर नहीं मिली, मैंने आपको जो शब्द बताए उनसे अगर आपने समझा हो तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, हर वो चीज पोषक कहलाता है जिनसे हमें वृद्धि विकास करने में मदद मिले और रोगों से लड़ने की ताकत मिले। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर, हम भी तो बनाते हैं, किचन में मम्मी जाती है और भोजन बनाती है। बेटा वो भोजन तो बनाती हैं पर उसको वो सिर्फ स्वादिष्ट बनाती हैं, पचाने लायक बनाती हैं, लेकिन भोजन का जो कच्चा पदार्थ होता है क्या वो भी वो खुद बनाती हैं? नहीं, वो हमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन पौधे उन कच्चे पदार्थों का प्रयोग खुद ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम नहीं बनाते। परंतु मानव सहित कई प्राणी, जो बाकी सभी प्राणी हैं, भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः
मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर है। बात तो सही है। मैं अगर मान लो मैं कहता हूं कि एक प्राणी मुर्गा खाता है, ठीक है, और मुर्गा खाता है तो इसका मतलब मुर्गे से उसे मीट मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है, मुर्गे से उसे क्या मिलने वाला है? मीट मिलने वाला है। अब मीट से उसे पोषण मिलने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुर्गा क्या खाता है? मुर्गे तो बीज खाते हैं, और बीज कहां से आता है? पौधों से आते हैं। मान लो हम शेर की बात करें, शेर क्या खाता है? हिरन खा लेता है, जेब्रा खा लेता है, गाय भैंसों को खा जाता है। अब सवाल उठता है कि हिरन की बात करें, गाय भैंसों की बात करें, जेब्रा की बात करें, ये सब क्या खाते हैं? पेड़ वाले, पौधे वाले प्रोडक्ट खाते हैं, पत्ते खाते हैं, बीज खाते हैं, घास खाते हैं, है ना, अनाज खाते हैं। इस तरीके से पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। अब मान लो मैं कहता हूं कि हिरन गायब हो जाए, मान लो मैं कहता हूं जेब्रा गायब हो जाए, तो भैया क्या लगता है शेर बचेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि शेर को खाने के लिए क्या चाहिए? मीट। शेर तो घास फूस नहीं खा सकता ना। तो शेर आश्रित है दूसरे जीवों पर और दूसरे जीव आश्रित है पेड़ पौधों पर। तो कुल मिलाकर बात यह कि अगर हमने पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखा तो सभी जीव मारे जाएंगे। इसीलिए पेड़ पौधों के बारे में जानना जरूरी है। अब बूझो जानना चाहता है कि क्या जानना चाहता है? वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, यानी पौधे यानी पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। मैंने आपने शायद इसके बारे में पहले सुना भी हो या ना भी सुना हो, पर आपने एक क्रियाकलाप जरूर देखी होगी कि पौधों को हम पानी देते हैं, पौधों को हम मिट्टी में लगाते हैं और मिट्टी से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जी हमें तो नहीं पता था, पर ये तो पता था ना कि पौधों को पानी देते हैं। पर दिमाग में कभी ना कभी सवाल तो आया होगा कि आखिर पौधों को पानी क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है जिससे कि जब आप उसको पानी दोगे तो पानी मिल जाएगा मिट्टी में, और जब वो पानी को अवशोषित करेगा तो मिट्टी के पोषक तत्वों को भी अवशोषित करेगा, उससे वो वृद्धि विकास करेगा और अपने लिए भोजन बनाएगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे पादपों में पोषण की विधि के बारे में। बहुत अच्छा है ये। इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, और वो मैं बता दूं क्या। वो ये समझ में आ जाएगी बेटा कि जब हम कभी भी पौधों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, और अगर पौधे हमारे लिए जरूरी हैं तो पौधों के लिए क्या जरूरी है? वो है पोषण। तो अब हम बात करेंगे बेटा पादपों में पोषण की विधि के बारे में। केवल पादप ही नहीं, अन्य जीवों को भी पोषण चाहिए। तो ये कह रहा है केवल पादप को ही नहीं, पोषण तो सबको चाहिए, लेकिन पादप ही हैं केवल ऐसे जो अपना भोजन बना सकते हैं, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध रहते हैं या होते हैं। अब उनको आपने पानी दिया लेकिन मिट्टी में लगाया, मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थ थे जिसको उसने अवशोषित किया। अगर उन पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो आप उसमें खाद डाल देते हो, है ना, या फिर उर्वरक डाल देते हो। इससे क्या होता है? उनकी वृद्धि और विकास में उनको मदद मिलती है। तो पोषक क्या है? पोषक हमने पढ़ा वो पदार्थ जिनसे हमें पोषण मिले, है ना। और पादपों के अंदर ये पोषण कैसे मिलता है? तो कहते जी वो अपना भोजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से दर्शाते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, यानी जल जो है वो H2O से दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। इनसे वो अपना भोजन बनाते हैं और फिर क्या करते हैं? वृद्धि विकास करते हैं। ऑब्वियस सी बात है। पोषण पदार्थ सभी जीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए उन्हें समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनका उपयोग करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा था पोषक के बारे में, पोषक पदार्थों के बारे में, वो पदार्थ जिनसे हमें पोषण मिलता है। नीचे परिभाषा आ गई जी पोषण की। पोषण क्या है? तो कहता है कि जी पोषण है क्या, अगर आप समझो तो क्या है पोषण? तो कहता है पोषण वो विधि है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव पोषक पदार्थों का प्रयोग करता है और उससे अपना वृद्धि विकास करता है। समझ में आ गया? अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? सवाल उठता है पोषण क्यों जरूरी है? तो कहता है पोषण या पोषक पदार्थ शरीर के, यानी सभी शरीर के, चाहे कोई भी जीव हो, उसकी संरचना, वृद्धि विकास
क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए उन्हें समर्थ बनाता है। और इतना ही नहीं, सभी जैव प्रक्रम के लिए उन्हें ऊर्जा भी प्रदान करता है। अब कहोगे सर ये जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम होता है बेटा हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे दिल का धड़कना, खून का चलना, उसके बाद बेटा भोजन का पचना, हाथ पैर का हिलना डुलना, बोलना, सुनना, इन सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहां से मिलेगी ये ऊर्जा? ये मिलेगी बेटा पोषण के द्वारा, यानी पोषक पदार्थों के द्वारा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं, या वो विधि स्वपोषण कहलाती है। यानी अब सवाल उठता है कि क्या सभी जीव अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं जी, वही जीव अपना भोजन बना सकते हैं जिनमें यह काबिलियत हो कि वो मिट्टी से पोषण प्राप्त कर सके। अब मिट्टी से पोषण प्राप्त करने वाले तो पौधे ही होते हैं। अब वो पौधे से अपना भोजन ले लेते हैं। अब कहोगे सर नहीं, हमने तो केचुए को भी देखा है कि वो मिट्टी में रहते हैं। बिल्कुल सही, केचुए भी मिट्टी से पोषण प्राप्त करते हैं, पर मिट्टी में पाए जाने वाले गलने सड़ने वाले पदार्थों से। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन ये याद रखना, पौधों के और केचुए के पोषण में अंतर है, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। पर फिलहाल ये याद रखना, स्वपोषी वो जीव होते हैं जो बेटा अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। तो मैं अगर आपसे बात करते हुए पूछ लूं गलती से कि आप बेटा किस प्रकार के पोषण को दिखाते हैं, क्या आप स्वपोषी पोषण दिखाते हैं या फिर विषम पोषी पोषण दिखाते हैं? तो आप डेफिनेटली उत्तर में लिखोगे सर हम तो विषम पोषी पोषण दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। अब पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता? अब ये तो बहुत साधारण सा सवाल है, शायद आपके दिमाग में भी कभी ना कभी चला होगा, और मुझे लगता है कि इसका उत्तर शायद आपको पता लग भी गया होगा क्यों नहीं बना सकता है। पर मैं फिर भी बता देता हूं आपको बेटा, पौधों के अंदर विशेष प्रकार की एक क्रिया चलती है, जो क्रिया हमारा शरीर नहीं दिखा सकता। इसके पीछे वजह है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नहीं पाए जाते वो पदार्थ जो पौधों के अंदर होते हैं, विशेष प्रकार की प्रक्रिया को दिखाने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज की मात्रा यानी माध्यम से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हाँ, इसके लिए उन्हें जरूरत होती है एक विशेष प्रकार के पदार्थ की जो उनके पत्तों में पाया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? जरा मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में, क्या कहते हैं? अगर पता है तो क्या कहते हैं उसे? जो हरे रंग के होते हैं, पत्तों में पाए जाते हैं, और शायद इसी वजह से पौधों का जो किचन होता है, रसोई घर, पत्तों को कहा जाता है। बताइए क्या होता है वो? क्लोरोफिल। ऑब्वियस सी बात, जिसे हरित वर्णक कहते हैं। ये जो हरित वर्णक होता है ना, क्लोरोफिल, यही वजह होती है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की विधि हमारा शरीर नहीं कर पाता। हमारे शरीर में हरित वर्णक बनाने की काबिलियत नहीं है, जबकि पौधे बना लेते हैं। वो अपने पत्तों में उसे भर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखा देते हैं। अब कहोगे सर हरित वर्णक की जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए है क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा होती है, यानी सूरज की जो ऊर्जा होती है, उसको अवशोषित करने के लिए जो विशेष प्रकार का पदार्थ होता है ना पौधों में, वही है वो हरित वर्णक यानी कि क्लोरोफिल। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहां स्थित है? अब जैसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा आपके किचन में खाना बनता है, मम्मी जाती है किचन में खाना बनाती है। अब कभी ऐसा देखा है क्या अपने बाथरूम में खाना बनाते हुए? नहीं, विशेष स्थान है जहां पर आप भोजन बनाते हो। अब मंदिर के अंदर तो भोजन नहीं बनाते हम, है ना। वो बात अलग है कि गांव घर में अगर आप रहते हैं तो गांव घर में बेटा हम कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, देवी का घर होता है जो रसोई घर के अंदर ही बनाया जाता है। तो देवी का घर यानी रसोई घर, रसोई घर के अंदर हम भोजन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर एक फिक्स स्थान है जहां पर हम भोजन बनाते हैं। लेकिन क्या पौधों में भी ऐसा होता है? बिल्कुल, पौधों में वो स्थान है क्या? पत्ते। पौधों के अंदर कोई पूछे कि खाद्य फैक्ट्री कहां है, तो आप बताएंगे पत्ते। पौधे पत्तों में भोजन बनाते हैं। क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है? ना जी ना, विशेष भाग में होता है।
अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण यानी कि पहुंचना कैसे संभव हो पाता है? तो चलिए जानते हैं अब हम खाद्य फैक्ट्री के बारे में, भोजन बनाने की विधि के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की विधि। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 101% है बेटा कि यहां से एक प्रश्न तो आपका पूछा जाएगा ही जाएगा, तो इसीलिए इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो में आप अब तक बने हुए हो, वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो बनता है। फटाक से कमेंट करके बताओ कि अब तक जो टॉपिक्स आपने पढ़े, पोषण, पोषण की परिभाषा, पोषक पदार्थ, पोषण की विधियां, स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता चला कि नहीं? परपोषी मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन विषमपोषी के प्रकार में ही वो आता है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो विषमपोषी और स्वपोषी आपको आ गया समझ में? पक्का? यस और नो कमेंट सेक्शन में फटाक से लिख दो। प्रकाश संश्लेषण की जो विधि है बेटा, वो सिर्फ पौधे दिखाते हैं, लेकिन कुछ और जीव भी है जो प्रकाश संश्लेषण की विधि दिखा सकते हैं, जैसे कि एल्गी, ग्रीन कलर के जो काई होते हैं ना, जो आपने देखा होगा जहां पर पानी गिरता रहता है, तालाबों के ऊपर भी हो जाता है, ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं जिसे काई बोलते हैं बेटा, वो भी प्रकाश संश्लेषण की विधि दिखाते हैं। हालांकि काई पौधे नहीं होते हैं, पर पौधे जैसी प्रकृति में आते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं और काई भी बेटा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से, क्योंकि जहां पर वो लग जाते हैं वहां पर उनको वहां से पोषक पदार्थ मिल जाते हैं और पानी की सहायता से वो उसे अवशोषित कर लेते हैं। पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती है, याद रखना। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं और पहुंचने चाहिए ना, तभी तो हो पाएगी प्रकाश संश्लेषण की विधि। मृदा में उपस्थित जल, खनिज, जड़ यानी कि मूल, उसके द्वारा अवशोषित होती है। यह आपको पता है कि पौधों को जब हम पानी देते हैं बेटा, तो पौधे पानी को जब अवशोषित करते हैं तो वो जड़ से अवशोषित करते हैं। और क्या सिर्फ वो पानी को अवशोषित करते हैं? क्या पानी पीकर सिर्फ पौधे बड़े हो सकते हैं? भाई ऐसा होता तो मनी प्लांट की तरह हर किसी को सिर्फ पानी वाले पॉट में ही तो लगा सकते थे। लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? बताओ, लगा सकते थे, है ना। यानी कि हम सीधा क्या करते, आम के पेड़ को लेते, तालाब के बीच में जाकर लगा देते, बिना मिट्टी के भी लग जाता, वो तो पानी के ऊपर तैरते हुए नहीं लगता ना। मिट्टी चाहिए, मिट्टी से उनकी पकड़ बनती है, मिट्टी से उनको पोषण मिलता है और जल मिलता है जब आप उनको जल नहीं देते हैं। बूझो जानना चाहता है, बूझो के मन में ख्याल आता है कि जड़ द्वारा अवशोषण जल तथा खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंच पाते हैं। यानी उन्होंने जो अवशोषण किया, उन्होंने जो पदार्थ को अवशोषित किया, वो पदार्थ किस प्रकार से पहुंचते हैं, कहां तक? पत्तियों तक। अब देखो, मम्मियों को देखा होगा आपने, खाना बनाती है किचन में, लेकिन उसके खाद्य पदार्थों को, जो कच्चा खाद्य पदार्थ होता है बेटा, उसे बाहर से लाना पड़ता है। बाजार जाते हो, खरीदते हो, कभी आप लाते हो, कभी मम्मी खुद लाती हैं, कभी पापा ले आते हैं, और आजकल तो भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिंदाबाद। 1 मिनट के अंदर ऑर्डर होता है और 10 मिनट के अंदर आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है, स्पेशल डिस्काउंट के साथ। मतलब समझ रहे हो कितनी फास्ट सर्विस हो गई है। तो हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन पौधों का ऐसा थोड़ी ना है कि भाई पौधे के पास कोई ऐप है या कोई सिस्टम है। पौधों को बेटा आश्रित रहना पड़ता है मिट्टी पर, मृदा पर, और मिट्टी में अगर पोषक पदार्थ है तो पौधे फले फूलेंगे, नहीं है तो पौधे मर जाते हैं। वही कह रहा है कि वो जो अवशोषित हो जाते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तने जो बीच वाला हिस्सा होता है ना पौधों का, उसकी सहायता से। पत्तियों के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे वायु का आदान प्रदान होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं यानी अवशोषित होती हैं, और ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। यहां पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है, क्योंकि यहां पर आपने पढ़ा, एक छोटा सा टॉपिक था सूक्ष्म रंध्र यानी छोटा सा छेद। पौधों के ऊपर छोटा सा छेद होता है उसकी पत्तियों में। अब उन पत्तियों के छोटे छोटे छेद को मैं देख नहीं सकते सीधे तौर पर। उनको देखने के लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा, हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होगी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। ना कोशिकाओं के बारे में बात करें, आपको बता दूं, मैं और आप या बड़ा बड़ा जीव यानी हाथी की बात करें, घोड़े की बात करें, या फिर कभी पुराने टाइम की डायनासोर्स की बात करें, उन सब की उत्पत्ति
एक कोशिका से होती है। कोशिका है क्या? हमारे शरीर के अंदर मिलियन बिलियंस यानी अरबों की तादाद में कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के प्रकार अलग अलग होते हैं, पर सवाल उठता है कि जी ये कोशिका होती क्या है, एक बार समझा दो जरा, मजा आ जाए। चलिए जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बेटा। हर जीव के अंदर कोशिकाओं के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं। कोशिकाओं के बीच में एक छोटा सा केंद्र होता है जो कोशिका को कंट्रोल करता है। कोशिका को कंट्रोल करने का मतलब उसकी वृद्धि, विकास, उत्पत्ति और उसकी कह सकते हैं विभाजन में मदद करता है। अब जानते हैं कोशिका के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है। बताओ किससे बनती है? ईंटों से बनती है, सीमेंट डलता है ना, लेकिन मुख्य भाग जो होता है ईंट ही दिखाई देती है आपको। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाई से बनता है। मेरा शरीर, आपका शरीर, किसी भी बड़े और छोटे जीव का शरीर हमेशा एक कोशिका से बना होता है। एक से नहीं, मतलब कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसकी जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। यानी सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। मेरी परिभाषा याद रखना, पेपर में आ सकता है, रिटन फॉर्म में भी मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा, जिसे आप ले सकते हो। और साथ ही मैं आपको नोट्स, पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हो या डाउनलोड करके आप लिख सकते हो। जो कोशिका कहलाती है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी कह सकते हो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी, मतलब जिनको गिनना संभव नहीं है, जैसे हमारे शरीर के अंदर। तो ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो। एक पतली उसकी बाह्य संरचना होती है जिससे वो घिरे हुए होते हैं, जिससे वो प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब जैसे आपके शरीर के ऊपर का हिस्सा ये स्किन है ना, ये खाल, जिसकी सहायता से आप रोगों से लड़ सकते हैं, बचते हैं, अपने शरीर को ढक कर रखते हैं, अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे कहता है कि कोशिकाओं के ऊपर भी एक परत होती है, और उस परत की हम बात कर रहे हैं। वो जो परत है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसके सेंटर में यानी केंद्र में एक स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है, छोटी सी संरचना होती है, जिन संरचनाओं को आप देख सकते हो। ये संरचना है बेटा, देखो ये वाली संरचना, अगर आप देख पा रहे हो सेंटर में जो संरचना है दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पर जहां पर मैं फोकस कर रहा हूं, ये सेंटर की संरचना, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। सभी कोशिका को अगर आप देखो तो सभी में केंद्र है। इसमें भी केंद्र है, यहाँ पर देखो है ना केंद्र, ये केंद्र है, इसमें भी केंद्र है। अब सवाल उठता है कि क्या बिना केंद्र वाली कोशिकाएं भी होती हैं, या कोई ऐसी कोशिका भी होती है क्या जिसके केंद्र को हम सुस्पष्ट रूप से ना देख सकें? बिल्कुल होती है, जिसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में तो मुझे कमेंट करके बताओ, आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ये है बेटा। अब कहते हैं कि जो केंद्र है ना, उसके बाहर भी एक परत होती है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली, जो उसे अंदर के कोशिका द्रव्य से अलग बनाकर रखते हैं। यानी जो कोशिका द्रव्य होती है बेटा, उससे अलग बनाए रखने का काम केंद्रक झिल्ली का होता है। अब कहोगे सर कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है? कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग बनाकर रखता है, तो वो कोशिका झिल्ली का काम होता है। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसी संरचना होती है जिससे वो घिरा हुआ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें सभी पोषक पदार्थ होते हैं कोशिकाओं की वृद्धि विकास के लिए। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। अगर आप डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में यही 3 एज इट इज कह रहा हूं बेटा, यही 3 एज इट इज शब्द आएंगे जो लिखे हुए मिलेंगे आपको, एज इट इज मिलेंगे। ये आपको कोशिका झिल्ली दिख रहा है बेटा, इसके बारे में लिखने के लिए आएगा। कोशिका झिल्ली क्या होती है उसके बारे में लिखने के लिए आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाएगा बेटा कोशिका द्रव्य के बारे में लिखने के लिए। तीसरा केंद्रक के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और बेटा कोशिका द्रव्य, ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे थे रंध्र पर, दोबारा रंध्र पर लौट जाते हैं। यह रंध्र यानी छोटे छोटे छेद जो पत्तों के ऊपर पाए जाते हैं, कोशिकाओं को जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं बेटा, उसको पोषक पदार्थ के तौर पर पहुंचाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा यहां से मतलब निर्मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को। अब कहते हैं क्या कि इसके जो कोशिका के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, इनके बाहर एक संरचना होती है
जिसे हम कहते हैं बेटा द्वार कोशिका। क्या कहते हैं बेटा? द्वार कोशिका। जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है बेटा कोशिका के रंध्र को, या कह सकते हो ये जो रंध्र है इसको खोलने और बंद करने का। जब पौधों के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है तो वो अपने शरीर से पानी को हटाते हैं, और जब वो पानी को हटाते हैं तो उस समय रंध्र को खोलना पड़ता है। रंध्र को खोलने और बंद करने का काम किसका होता है बेटा? द्वार कोशिकाओं का। अगर द्वार कोशिकाएं ना हो तो ये बंद और खुले ना। बिल्कुल ऐसे समझ जाओ जैसे कि किसी मॉल में जाते हो और वहां पर दो गार्ड खड़े रहते हैं दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए। आजकल तो खैर सेंसर वाले आ गए, उन गार्ड की भी जरूरत नहीं होती है, पर हाँ होते तो थे, देखा तो होगा। किसी होटल में गए हो, स्कूल में, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा गार्ड होते हैं गेट के पास जो ये ध्यान रखते हैं कौन अंदर गया कौन बाहर आया, तो मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, इन सब का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही जो ये द्वार कोशिकाएं हैं इनका कार्य होता है बेटा किसको? रंध्र को खोलने और बंद करने का। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? चलें आगे। पक्का कमेंट करके बताओ यस। तो ये जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ये ही गैस का आदान प्रदान करते हैं। तो यहां पर वही कह रहा है कि ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। रंध्र मतलब सूक्ष्म छिद्र या छेद। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा। अगर कोई पूछे कि जल और खनिज किनके द्वारा पहुंचाए जाते हैं तो वाहिकाओं द्वारा। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर बेटा होते ना जिसके द्वारा खून का प्रवाह होता है, जिसे आप धमनी और शिराएं कहते हैं। नहीं पता तो याद रखना, धमनियों में साफ खून होता है और शिराओं में बेटा जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रवाहित होते हैं, या उनको स्थानांतरित करने के लिए हमारे शरीर में ये दो पाए जाते हैं। तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। यानी ये जो पतली पतली सिराएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, ये पूरे के पूरे पौधे में फैली होती है, जो हमें दिखती नहीं है पर होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे आसपास में आप रास्ते को देखते हो। रास्ते क्या काम करते हैं बताओ? आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है। आप कहोगे नहीं सर वो तो गाड़ी करते हैं। गाड़ी करते हैं, लेकिन अगर रास्ता ही ना हो तो गाड़ी कहां चलाओगे? तो रास्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी अगर ना हो तो पैदल भी जा सकते हो, लेकिन रास्ते अगर नहीं होंगे तो जाओगे कैसे? पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। अब बेचारी फिर से पहेली आती है कुछ सवालों के साथ। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या है जिससे वह खाद्य पदार्थों का संश्लेषण यानी निर्माण कर पाते हैं, परंतु पादप दूसरे भाग नहीं कर पाते। यानी पादपों के दूसरे भागों में संश्लेषण का कार्य नहीं हो सकता। तो कहां होता है संश्लेषण का कार्य? सिर्फ पत्तों में। और यही वजह है कि पत्तों को हम खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि पौधों के खाद्य फैक्ट्री का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पत्ते। अब कोई पूछ ले कि क्यों है, तो आप बोलेंगे क्योंकि पौधों की पत्तियों में ही खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। अब कोई पूछे कि संश्लेषण वहीं क्यों होता है? क्योंकि पौधों के पत्तियों में ही हरित वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं, जिनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करना है। अब कहोगे कैसे करते हैं? ये कुछ नहीं करते, वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्लोरोफिल किससे बना होता है सर? मैग्नीशियम नाम के धातु से बनता है, जिसके बारे में आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि प्रकाश संश्लेषण में हरित वर्णक पूरा योगदान देता है। पत्तियों में एक हरित प्रकार का वर्णक पाया जाता है। कैसे प्रकार का बेटा? हरे प्रकार का, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर्य ऊर्जा या सौर्य प्रकाश का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करते हैं। यह ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। यानी जो ऊर्जा उन्होंने प्रकाश ऊर्जा के तौर पर अवशोषित की, उसको फिर अवशोषित करके इस्तेमाल में लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने में। क्योंकि खाद्य संश्लेषण की
प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है, यानी खाद्य संश्लेषण में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं, मतलब आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी, तो सर्दियों के दिनों में आपने नोटिस किया होगा पौधे थोड़े मुरझाए से होते हैं, जब तक धूप नहीं निकलती है तो हरे हरे दिखते नहीं है आपको ज्यादा, वो है ना, खिले खिले नहीं लगते हैं। क्यों? या फिर यूं कहें कि जब आप बहुत तेज धूप में पौधों को देखते हो तो भी मुरझाए से लगते हैं, क्योंकि उनके पत्तों से पानी निकल चुका होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बिना प्रकाश के कैसे होगा। नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश की मदद से भोजन को या खाद्य पदार्थ को संश्लेषित करना। अब प्रकाश नहीं है तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसीलिए अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि ऊर्जा का अल्टीमेट यानी सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो आप उत्तर क्या देंगे? सूर्य ऊर्जा। क्योंकि अगर हमारे सूर्य देव नहीं होते तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो गोभी, गाजर, आलू, प्याज कैसे निर्माण किए जाते? और जब इनका निर्माण नहीं होता तो खुद सोचो दोस्तों, हम क्या खाते? और जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे अंदर ऊर्जा कैसे आती? हम जीते कैसे? प्रजनन कैसे करते? वृद्धि विकास कैसे करते? तो कुल मिलाकर बात है, सूर्य ऊर्जा बहुत जरूरी है। इसीलिए सूर्य की वजह से और जल की वजह से, खनिज पदार्थों की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कोई आपसे पूछे बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश जो सूरज से मिलता है, खाद्य पदार्थ के लिए निर्माण के लिए मिनरल्स जो मिट्टी में पाया जाता है, जल जो हम देते हैं बेटा वो भी मिट्टी में हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसे वातावरण से मिल जाता है। इन सब की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी एक ऐसा प्रक्रम जो कोई और नहीं दिखाता, सिर्फ पौधे ही दिखाते हैं। इसीलिए बेटा हमें पेड़ पौधों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन कहां से मिलेगा? प्रकाश संश्लेषण करने वाले तो सिर्फ वही है, यानी इस मामले में सिर्फ राजा तो वही है ना। क्योंकि अगर वो प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर दें, मानते हैं कि वो खुद भी नहीं जीवित रहेंगे, लेकिन बेटा क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो आप बोलेंगे सूर्य। पर आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, रोमांचक बात बताऊं, अगर ध्यान से सुनो तो, सूर्य जितनी भी ऊर्जा हमारे वातावरण को देता है ना, हम सब मिलकर सिर्फ 1% ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसको हम 1% रूल भी कहते हैं। क्या है भैया ये 1% रूल? यानी इसके अनुसार सूर्य से मिलने वाली हमें जो ऊर्जा है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ हम 1% ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कर पाते हैं। कर तो कितना भी लो, लेकिन कर पाते हैं। अगर हम किसी तरीके से इस ऊर्जा को और ज्यादा यूज कर पाए तो बाकी ऊर्जा के स्रोतों में कमी आ जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि उनका हम यूज ज्यादा नहीं करेंगे। तो कोशिश करो कि सूर्य की ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल करो। सर कैसे? सोलर पैनल लगाकर, सोलर गीजर लगाकर, सोलर हीटर लगाकर। इनके बारे में आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। नाउ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? भाई क्या होगा? धरती पर कुछ भी नहीं बच जाएगा। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। यानी पहले सवाल पूछ रहा है, फिर जवाब भी दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो क्या होगा। भैया क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है तो खाद्य पदार्थ कैसे बनेंगे? और खाद्य पदार्थ नहीं बनेंगे तो खाएंगे क्या? बताओ। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर ही तो निर्भर करता है। ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं के द्वारा निर्मित किए हुए भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं, यानी असंभव बात है।
क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं तो फिर जीवन नहीं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करती है, यानी ऊर्जा। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। बहुत ही प्यारा समीकरण है, ध्यान से देखना बेटा। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहां से मिलेगा, वातावरण से, हवा से, वायु से, है ना। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, अब चाहे वायु में हो या कहीं पर भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र याद रख लो, बहुत जरूरी है, पीछे भी बताया था मैंने। अच्छा बताओ ना मुझे कमेंट करके जरा एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र मैंने क्या बताया था, अभी जस्ट रिसेंटली थोड़ी देर पहले बताया था। क्लास अगर आपने स्टार्टिंग से देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का फॉर्मूला बताया था, यानी जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, ठीक है। उसके बाद जल चाहिए, जो उसे मिट्टी से, मृदा से प्राप्त होता है बेटा, और जल जो है उसका सूत्र होता है H2O। सूर्य का प्रकाश उसे सूर्य से मिल जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो उसके पत्तों में पाया जाता है, जिसका निर्माण वो स्वतः कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये एक उत्पाद है, यानी कि जो ये अभिक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें ये बनता है। और ऑक्सीजन गैस जिसकी आवश्यकता हमें होती है वो भी इसमें मुक्त होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया अगर आप याद कर लें तो पेपर में आपके 3 नंबर पक्के हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में आता है। अगर आप ये सारी बातें याद रखें तो आपके 3 में से 3 पक्के। अब सवाल उठता है कि यहां पर जो है प्रोडक्ट आपको 2 मिले, एक मिला बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरा मिला बेटा आपको ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल तो पौधे अपने लिए कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारा बना, तो इस वेस्ट को वो वातावरण में मुक्त कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को कम करने में भी पौधे काम आ रहे हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए पौधे ये प्रक्रिया कर देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उससे ढेर सारा ऑक्सीजन निकलता है, और जैसे ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होगा, वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी फ्रीली निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मतलब स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और किस फॉर्म में संग्रहित रहता है बेटा, मंड यानी स्टार्च के रूप में संग्रहित या संचित रहता है। यानी आपने नोटिस किया होगा बेटा, मम्मी किचन में पूरे दिन भर थोड़ी ना खाना बनाती है, क्या करती हैं, किचन में खाना एक टाइम बनाती हैं, कई बार 2 टाइम बनता है, सुबह और शाम, कई बार 1 टाइम से भी काम चल जाता है। अब सवाल उठता है कि दिन भर तो नहीं रहती ना किचन में खाना बनाती हुई, दिन भर खाना बन रहा है जी। अभी एक बंदा आया, उसके लिए अलग खाना बनेगा, दूसरे के लिए अलग बनेगा, शाम के लिए अलग बनेगा, दोपहर के लिए अलग बनेगा। ऐसा हर बार तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, हम 2 टाइम का खाना एक ही बार में बना लेते हैं, उसको फिर फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और फिर खाते हैं बाद में गर्म करके। ऐसे ही पौधे भी करते हैं। पौधे जो दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया द्वारा वो तैयार करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और वो जब इकट्ठा होता है तो बन जाता है मंड, यानी कि स्टार्च। वो जो स्टार्च है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं, और जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो उसे तोड़कर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब यहां पर बेटा पत्ते का चित्र दिया गया है, जिसको आप देख सकते हो। पेपर में बनाने के लिए आता नहीं है, पर बना आएगा तो लेवल करने के लिए आ जाता है। यानी हो सकता है ये चित्र पहले से बना हुआ पेपर में मिले आपको, और यहां पर ए लिखा हुआ मिले, यहां पर बेटा बी लिखा हुआ मिले, यहां पर सी लिखा हुआ मिले, और आपसे पूछे ABC क्या है। तो आपको छोटे छोटे से यहां पर ग्रीन वाले हिस्से दिख रहे हैं, वो ग्रीन हिस्से क्या होते हैं बेटा, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उन्हें, क्लोरोफिल। उसके बाद वो जो क्लोरोफिल होते हैं वो पत्तों में पाए जाते हैं, और पत्तों को खोलने और बंद करने, यानी पत्तों के अंदर रंध्र को खोलने और बंद करने का काम 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, जो आमने सामने होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम द्वार कोशिका कहते हैं, जो कि हो गया आपका बी,
क्या कहते हैं इसे? द्वार कोशिका। उसके बाद जो द्वार कोशिका के बीच से आपको छेद वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला छेद वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं बेटा क्या? सी यानी कि रंध्र। यानी पत्तियों के अंदर मुख्य ये तीन चीजें हैं। पहला, आपको पत्तियों के बारे में जानना होगा, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। छेद को बंद करने और खोलने का काम, जिससे कि गैस का आदान प्रदान हो सके, वो काम करते हैं द्वार कोशिका, जो बी है आपका। और पत्तों के अंदर पाया जाता है हरे रंग का वर्णक, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये यहां पर देखो बेटा, जो दूसरा चित्र दिखाया गया है, ये द्वार कोशिका को सही तरीके से समझाने के लिए दिखाया गया। कहता है ये जो बीच में हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका क्या है बेटा? छोटा सा हिस्सा, इसे आप कहते हो रंध्र। क्या कहते हो? रंध्र, यानी रंध्र का द्वार। इसके साइड में जो ये यहां पर कोशिका दिखाई दे रही नहीं, यहां से ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ऐसे वाला, एक लेफ्ट साइड में भी है और एक सिमिलरली बेटा राइट साइड में भी है, ये वाला हिस्सा। इन दोनों हिस्सों को, जो आपको यहां पर हाईलाइट हो रहा है, इन दोनों हिस्सों को हम कहते हैं द्वार कोशिका। समझ में आ गया? द्वार कोशिका खोलने बंद करने का काम करते हैं। और हरे रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, सारा का सारा हरे रंग का, इसमें पाया जाता है हरित वर्ण। और ये अपना जी पत्ती है। हम जानते ही हैं पौधों के अंदर पत्तियां पाई जाती हैं, एक पत्ती तो नहीं होती, बहुत सारी होती है। अब ये जो चित्र है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तब आप देखोगे एक्सरसाइज के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर दे रखे होते हैं पीछे बैक साइड में, उसमें भी ये पूछा गया है। आप नोटिस करना। तो यहां पर देखो, यहां पर एक छोटा सा पौधा लिया गया है। ये सूरजमुखी का पौधा है। इसमें सूरजमुखी का एक फूल लगा हुआ है जिसका मुख सूरज की तरफ है, इसीलिए इसका नाम होता है सूरजमुखी। यानी पौधे के अंदर जो मुख होता है ना, ये पत्ती फूल का, सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो उस दिशा में होता है जिस दिशा में सूरज है बेटा। तो सूरजमुखी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सूरज, और मुख मतलब चेहरा, सूरज की तरफ चेहरा। सूर्य की ऊर्जा आती है जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? सौर ऊर्जा। किसको मिलती है? वो मिलेगी पत्तियों को। जैसे ही सूर्य ऊर्जा पत्तियों को मिलती है बेटा, तो पत्तियों के अंदर जो हरे रंग का वर्णक है, वो उस सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करता है। और उसका काम सिर्फ सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करना ही नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। अब ये जो रंध्र होता है, इसको खोलने बंद करने का काम करते हैं द्वार कोशिकाएं, जिनसे बेटा गैस का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, और जो बेटा यहां से ऑक्सीजन गैस है जो बनी थी अभी उस अभिक्रिया में, आपने नोटिस किया था इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस बनी ना, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये निर्मुक्त होती है, यानी विमोचित होती है, हटती है, निकल जाती है। तो ये निकलती है, अब ये कहां जाएगी? वातावरण में। तो ऑक्सीजन गैस वातावरण में गई, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली गई, सौर ऊर्जा सूरज से लिया गया, नीचे से बेटा, नीचे से जल अवशोषित होता है। ये देखो जल, ठीक है। अब खाली क्या जल चला जाएगा? नहीं। आपने नोटिस किया होगा, आप जब जूस पीते हो, उस जूस के अंदर बेटा लगभग 90% तो पानी होता है। अब आप कहोगे सर हम तो पानी पी रहे, नहीं भाई, उस 90% के अलावा 10% पोषक पदार्थ भी तो है उसमें, जिस वजह से जब बीमार लोग होते हैं जो खाना नहीं खा पाते, उनको हम 90% पानी और 10% पोषक पदार्थ से मिलकर बना हुआ जूस दे देते हैं, जिनसे उन्हें पोषण मिल जाए। तो वही खेल यहां पर भी चल रहा है कि यहां से उनका मेन काम वाटर यानी जल को अवशोषित करना है। पर सिर्फ जल अवशोषित नहीं होता बेटा, उसके साथ घुले हुए खनिज पदार्थ भी अवशोषित होते हैं। वो खनिज पदार्थ पत्तों में जाकर अटक जाते हैं, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो वातावरण में वो निकाल देते हैं, ठीक है। और ये जब पानी निकलता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, बाद में पढ़ेंगे। पर फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है ये चित्र समझ में, आपको चैप्टर की ये जो बातें चल रही हैं ये अगर समझ में आ रही हैं, तो आप बेटा वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आपको अगर कुछ सजेशन देने हैं कि सर अपनी वीडियो में ये चीज इंप्रूव करो, ये चीज लाओ, तब हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली वो चीजें भी की जाएंगी। नाउ प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र पेपर में ये आता है, आपके अभ्यास में भी दिया गया है। मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। देखो इसमें ना एक प्रश्न दिया हुआ होगा,
इसमें एक प्रश्न दिया हुआ होगा जिसको पढ़ लेना, पढ़कर पता लगेगा बेटा। और उसमें पूछा हुआ होगा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की विधि में प्रयुक्त होने वाला जो चित्र है वो बताइए। तो ये है वो चित्र। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये प्रकाश संश्लेषण की विधि है। अब बूझो के मन में फिर से सवाल आता है, बूझो क्या जानना चाहता है? तो कहता है बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल है, कुछ की बैंगनी है, कुछ की भूरी है। तो वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने अभी नोटिस किया, मैं बार बार समझा रहा हूं, हरित वर्णक यानी ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं पत्तियों में। अब जिनके कलर ग्रीन नहीं है, वही बोलना चाह रहा है, जिनके कलर भूरे हैं, जिनके कलर लाल है, बैंगनी है, क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो कहते हैं चलो क्रियाकलाप करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। पर फिलहाल उससे पहले आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे रंग के तने, हरे रंग की शाखाएं भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। यानी कि जब पौधे छोटे होते हैं बेटा, तो उनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, 1 2 4 10 पत्तियां होती हैं। अब क्योंकि पत्तियों से ही उनको भोजन मिलेगा और पत्तियां हैं कम, तो होगा क्या, उनको पोषण पूरा नहीं मिल पाएगा। तो प्रकृति ने उनके शरीर पर भी हरित लवक दे देना है, यानी कि हरित वर्णक दे देना है, जिसे आप ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कहते हैं। तो उनके स्टेम्स जो होते हैं ना, तने, वो भी हरे कलर के होते हैं। और जब तक वो स्टेम्स हरे कलर के हैं तब तक समझ लो उसमें क्लोरोफिल है। तो उनके वो हरे कलर के स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है बेटा, तो एक्स्ट्रा मात्रा में जो पानी है बेटा, वो उसको वातावरण में मुक्त करते हैं, जिससे कि बादल का निर्माण करने में भी मदद होती है। आपने नोटिस किया होगा जो जंगली इलाके होते हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पर अमूमन वर्षा होती रहती है। जैसे अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, वहां पर बेटा डेली लगभग बारिश होती है, चाहे 5 मिनट के लिए हो, लेकिन बारिश डेली होती है। क्यों होती है डेली बारिश वहां पर? क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे ही इतने हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, सबके सब बेटा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस से जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से मिलने वाला एक्स्ट्रा पानी था, वो ऊपर जाकर बादल बनता है, और बादल बनने के बाद वहां पर बादल से बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं पौधे का काम सिर्फ और सिर्फ वायु को शुद्ध करना ही नहीं, बल्कि जल चक्रण में भी मदद करना है। अब जब बारिश होगी तो उसके बादल जब बनेंगे, तो बादल वहां बने, बारिश कहीं और भी हो सकती है, वहां जाकर वो पानी गया, बारिश हुई, वहां पर पानी गिर गया। इससे क्या हुआ? पानी का चक्रण हुआ। तो पौधों के एक फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें पौधों की इज्जत करनी चाहिए। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का क्षय कम हो। अब देखो, नॉर्मली हमने देखा वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिससे पानी का ह्रास होता है, जिससे कि पानी बाहर निकलता है, जो अतिरिक्त पानी है। अब मरुस्थलीय पौधों को बेचारों को पानी ही बहुत कम मिलता है, और उनका भी पानी अगर ऐसे ही निकलने लग जाए, वातावरण में मुक्त होने लग जाए, तो वो तो बेचारे सूख जाएंगे। इतना सारा पानी इकट्ठा करो, धूप आएगी, धूप से वो पानी तो निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर धूप भी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी से, जैसे आपके शरीर से गर्मी से पसीना निकलता है ना, वैसे पत्तियों में से भी छोटे छोटे कण निकलते हैं पानी के, और वो कण निकलने की वजह से बेटा क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है पौधों में, इसलिए पौधे मुरझा जाते हैं शाम तक जाते जाते। फिर पानी डालो तो हरे भरे हो जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों को कौन पानी देने जाएगा? अब पानी नहीं होंगे तो वो मुरझा जाएंगे, अब मुरझा जाएंगे तो मर भी जाएंगे एक टाइम आने पर। तो इसीलिए उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, उनके पत्तियों पर कांटे भी पाए जाते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा देख लो, एलोवेरा देख लो। तो वही कह रहा है कि इनमें वाष्पोत्सर्जन कम हो या पानी का ह्रास कम हो, इसके लिए पत्तियों में शल्क यानी कि कांटे पाए जाते हैं। शल्क एवं शूल रूपी होते हैं, और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। पत्तियों की मात्रा कम होती है, और बेटा रंध्र बहुत कम देर के लिए खुलते हैं। क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों को 2 गमले में लीजिए, एक को अंधकार में रखिए, 72 घंटे के लिए रखिए, बल्कि दूसरे को सूर्य के प्रकाश में एज इट इज रखिए जैसे आप रखते आए हैं। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन की परीक्षण करके ये पता लगाएंगे हम कि उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। वैसे तो ये प्रक्रिया हमने 6th क्लास में भी की थी, अपने अवलोकन को नोट भी किया था हमने।
अब उस गमले को जिसे अंधकार में आपने रखा था उसमें 3-4 दिनों के लिए उसे सूर्य प्रकाश में रख दीजिए और पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण को नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियां में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे या अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। यानी कहने का मतलब क्लोरोफिल के हरे रंगों को वो ढक देते हैं। ऐसा नहीं है कि भूरे रंग का पौधा है तो उसके पत्ते पौधे भूरे रंग के हैं तो उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। अरे भाई, क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन कैसे बनाएंगे वो? तो क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, लेकिन उनके अंदर दूसरे रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनकी पत्तियों का कलर बदल जाता है। तो चाहे वो लाल रंग के हो, भूरे रंग के हो, उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और वो क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में मदद करता है। और कह सकते हो जो दूसरे रंग होते हैं वो हरे रंगों को ढक लेता है, तो हमें वो हरे रंग दिखते नहीं है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आपने गीली दीवारों पर, तालाबों पर, ठहरे हुए पानी पर या जलाशय में कह सकते हो अवपंखी यानी काय जैसा कोई पदार्थ देखा होगा। सामान्यतः ये जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि सिर्फ पौधे ही नहीं, शैवाल भी अपना भोजन खुद बना सकते हैं। यानी स्वपोषी पोषण पढ़ाते वक्त मैंने ये चीज बताई थी आपको। स्वपोषी पोषण एक ऐसी विधि थी जिसमें अपना भोजन वो खुद बना लेते हैं और स्वपोषी पोषण के अंदर शैवाल के अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल भी मदद करता है और जिसकी वजह से शैवाल भी अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के टूटने के प्रोसेस के बारे में। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हुए ये जाना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं, पर सवाल उठता है कि क्या भोजन के रूप में वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? सोचो, अगर वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाते तो हम जो ये विभिन्न प्रकार के भोजन खाते जिसमें हम ये कहते हैं कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें वसा है, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप नोटिस करो, मैं अगर कहता हूं कि सरसों के बीज जिसका इस्तेमाल आप करते हो तेल निकालने के लिए, उसके अंदर तो वसा है, लेकिन वो सरसों का बीज भी किसने बनाकर दिया हमें? पौधों ने। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता कि मैं गाजर खाता हूं तो उसके अंदर क्या है? विटामिन ए है, यानी मैंने बोला उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। ऐसे ही आप अगर नींबू की बात करें तो विटामिन सी पाया जाता है। तो अलग अलग पदार्थ आपके अलग अलग प्रकार के क्या कह सकते हैं हम? अलग अलग प्रकार के क्या कह सकते हैं हम? बताओ। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ देने का काम करते हैं। अब इनका निर्माण भी तो पौधे ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम बात करने वाले हैं पौधे जो भोजन बनाते हैं उसमें वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा यानी अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। अब वे खाद्य पदार्थ कौन से हैं? चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं यानी संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट के सूत्र को अगर आप देखोगे बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर क्या बनाकर देता है हमें? बताओ, क्या बनाकर देता है? ग्लूकोज बनाकर देता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें आपके पास कार्बन है ना? ये क्या है बेटा? कार्बन है। H का मतलब क्या है बेटा? हमारा हाइड्रोजन है। और O का मतलब क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 प्रकार के तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनका निर्माण तो हमने कर लिया कि फोटोसिंथेसिस में होता है, पर क्या सिर्फ इन्हीं का होता है? नहीं, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है। यानी कि इन 3 जब अगर आप नोटिस करो तो कार्बन उन्हें कहां से मिलेगा? मैं कहता हूं पौधों को क्या क्या चाहिए था खाना बनाने के लिए? हमने कहा चाहिए था मिनरल्स, है ना, खनिज पदार्थ। हमने कहा वाटर यानी कि जल। हमने कहा उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यानी जो वातावरण से मिल जाता है।
अब सवाल उठता है कि इन सबको अगर गौर से देखो तो वाटर के सूत्र में H2O है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र में CO2 है, जिसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स में बेटा मैग्नीशियम लेते हैं वो, आयरन लेते हैं वो, ठीक है, मोलिब्डेनम लेते हैं वो, पोटेशियम लेते हैं वो, फास्फोरस लेते हैं वो, कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं वो। ये सारे भी उन्हें कहां से मिलते हैं बताओ? उनको मिट्टी से मिल जाते हैं। अब इन सब चीजों से वो बनाते क्या है? क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट? नहीं, कहता है कि इनका प्रयोग वो अन्य खाद्य के घटकों को बनाने के लिए भी करते हैं। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए उन्हें, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है? अब कहता है चलो छोड़ो हम विटामिन कैसे बन रहा है नहीं बात करते हैं, छोड़ो हम कि वसा कैसे बन रहा है नहीं बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे जरूरी भाग के बारे में, जिसे प्रोटीन कहते हैं। बेटा आपको बता दूं, प्रोटीन पौधों के बने हुए भागों में से सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे दिनचर्या में हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर थोड़ा हम वसा का इस्तेमाल करते हैं और सबसे कम विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन का मेन काम हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना है, बस मेनली यही काम होता है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर आप लोगों को पता हो तो वायु में कितने प्रतिशत में नाइट्रोजन है, मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। वायु में बेटा नाइट्रोजन 78% में प्रेजेंट है, 78% में, 78% में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम पादपों के अवशोषण के रूप की बात करें, यानी कि इनका अवशोषण इसी रूप में वो नहीं कर सकते, उनको सीधा ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वो उनको ऐसी क्षमता नहीं मिली है। हमने कहा कि नहीं सर, अभी तो आपने बताया था कि जो हमारे पौधों के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे से छेद, उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन को क्यों नहीं? क्योंकि बेटा उनका रंध्र इस प्रकार से नहीं डिजाइंड है कि नाइट्रोजन को भी अवशोषित कर सके। अगर ऐसा होता तो सोच कर देखो, हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्यों अवशोषित करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ही जरूरत है उसके द्वारा, बस बाकी गैस की नहीं है। तो हमारा जो लंग है वो उस हिसाब से नहीं डिजाइन हुआ। ऐसे ही पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो रंध्र पाए जाते हैं बेटा, वो रंध्र सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, वो रंध्र सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही अंदर आने देते हैं, ऑक्सीजन को बाहर जाने देते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से नाइट्रोजन सीधे तौर पर अवशोषित नहीं होती है। फिर पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? तो चलिए जानते हैं कि आखिर पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलता है। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं और मिट्टी में उन्हें मिला देते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं जिनमें नाइट्रोजन भी प्रचुर मात्रा में होती है। मुख्य रूप से वो जो उर्वरक इस्तेमाल में लेते हैं उनका NPK होता है फॉर्मूला। NPK स्टैंड फॉर क्या होता है बेटा? N, P और K। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटेशियम। ये तीन बेटा बहुत मुख्य रूप से पौधों को चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं विटामिन इत्यादि बनाने के लिए, तो उनको चाहिए। ये कहां से आएगा? हम देंगे, या तो मिट्टी से मिल जाएगा, उनको नहीं मिल रहा है मिट्टी से तो फिर हमें देना पड़ेगा। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन मांग की पूर्ति होती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठक जैसे प्रोटीन, वसा और अन्य जो संगठक है उनका भी निर्माण वो कर पाते हैं। 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियां। क्या पौधे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण से ही अपने पोषण को प्राप्त करते हैं? क्या पौधे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं जो अपना भोजन बना सके? क्या कुछ ऐसे पौधे नहीं होते जो अपना भोजन नहीं बना सकते? बिल्कुल, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं बेटा जो अपना भोजन नहीं बना सकते, या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उनको पूरी मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं होता। इसके लिए उन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो इस चीज को आप ऐसे समझो कि खाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, लेकिन कुछ लोग मांसाहारी क्यों होते हैं, कुछ लोग मीट क्यों खाते हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से शाकाहारी क्यों होते हैं? तो हमने कहा यार उनकी जो बेसिक नीड है
उनको पूरा करने के लिए पुराने टाइम में कभी मांस खाया होगा उनके पूर्वजों ने, अब वो परंपरा उन्होंने फॉलो कर लिया। ऐसा तो किसी को नहीं बचपन से सिखाया जाता ना कि तू मीट खाएगा तभी जाके तेरे परिवार में जगह बनेगी, नहीं ना। आपके पूर्वजों ने कभी खाया तो आप उसे खाते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं कहता कि कोई बुराई है, लेकिन आप समझो इस चीज को कि पोषण को प्राप्त करने के लिए आप क्या सिर्फ और सिर्फ पौधों पर निर्भर रह सकते हैं? नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे इलाके में भी लोग रहते हैं जहां पर पौधों से पूरा पोषण उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें मछली खाना ही होता है, उन्हें मीट खाना ही होता है, उन्हें अंडे खाने ही पड़ते हैं, नहीं तो वो खुद कैसे जी पाएंगे। तो विज्ञान के हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बात यहां से ये निकल के आ रही है कि विज्ञान के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें मीट की आवश्यकता है नहीं अब, क्योंकि अब हम हर जगह पर खाद्य पदार्थों को पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अगर खाने की आदत है तो बुराई कुछ नहीं है, प्रकृति को बैलेंस करने का ये तरीका ही है। समझ में आ गया? तो पादपों में अन्य विधियां भी होती हैं जिनके द्वारा वो अपने पोषण को प्राप्त कर सकते हैं। कहते जी कैसे? कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल या तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या होता ही नहीं है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। वे कैसे जीवित रह सकते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, खाद्य पदार्थ उनसे प्राप्त करते हैं। इनको भी हम विषम पोषी प्रणाली में डाल सकते हैं। क्या विषम पोषी प्रणाली में सभी पौधे आएंगे? नहीं, कुछ विशेष प्रकार के जिनको अभी हम देखेंगे। क्या आपको एक वृक्ष के तने पर शाखाओं से लिपटी हुई रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये संरचना अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये पीले रंग के होते हैं हमेशा ही। ये अपना भोजन अन्य पादपों से प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी जिस पर ये चढ़ जाते हैं, उनकी तो शामत आ जानी है। क्योंकि आप अगर नोटिस करो, यहां पर आपके पास क्या है? अमरबेल का एक पौधा दिखाया है ना, मतलब जो दिए हुए पौधे के ऊपर एकदम बुरी तरीके से लिपटा हुआ है। अगर मैं इसको जूम करूं तो देखो, आप देख सकते हो इस जूम में साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर पतली पतली संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। ये जो पतली पतली संरचनाएं हैं, ये क्या है? ये अमरबेल है। इनके ऊपर पत्ते नहीं होते, पूरे तने तने होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ये जिस पौधे पर जाते हैं उनके ऊपर से पत्तों पे से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, चूस लेते हैं कहने का मतलब, और इस तरीके से उनको पोषण प्राप्त हो जाता है। ये जो पोषण प्राप्त होता है उनको, इस पोषण के लिए उन्हें दूसरे पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए ऐसे पौधों को हम परपोषी कहते हैं, यानी जिनको पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़े, उसे हम परपोषी कहते हैं। तो अमरबेल भी एक एग्जाम्पल है परपोषी का। वही कह रहा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं, जो दूसरों की जीवों से या दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आपको अगर इस पर विचार आता है, करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। अपने अध्यापक से भी इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो, मुझसे कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि वो जीव जो अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित हो, जो अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए दूसरों से पोषण लेता हो, चूसता हो, खींचता हो, काइंड ऑफ, उसे हम कहते हैं परजीवी। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुना होगा। नहीं सुना तो अब सुन लो, मैं बता देता हूं। कुछ ऐसे पादप भी है बेटा जो कीटों को पकड़ते हैं। अब दौड़ कर थोड़ी ना पकड़ लेंगे, दौड़ कर नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पादप तो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पर, कीट उड़ते उड़ते रहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कीट उनके पास जाएंगे और वो लपक लेते हैं, वो कीट उनके पास जाते हैं। अब सवाल उठता है कि उनके शरीर में ऐसा क्या है कि कीट उनके पास जाएंगे? कीट को आकर्षित करने के लिए वो मोहक खुशबू पैदा करते हैं। कीट उनसे आकर्षित होते हैं, जैसे ही वो वहां जाते हैं फट से ट्रैप कर लेते हैं और चूस कर थूक देते हैं। समझ रहे हो? मतलब रस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बचा हुआ जो व्यर्थ पदार्थ है उसको अपने शरीर से त्याग देते हैं तथा इन्हें पचा लेते हैं। क्या यह बहुत अजीब दिलचस्प बात नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं, यानी कुछ मात्रा में क्लोरोफिल इनके अंदर पाई जा सकती है।
इसमें एक एग्जाम्पल है बेटा, जो आपका घट पर्णी है, जो घड़े के समान संरचना होती है। इनकी पत्तियां घड़े समान हो जाती है, पत्तियों का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन जैसा बन जाता है, घड़े के अंदर उनके छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है, जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी रहते हैं, नीचे की तरफ धसे हुए रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, क्यों करेगा, मैंने अभी बताया, मोहक खुशबू निकालते हैं ये, तो यह उनके रोमों से टकराते हैं। रोमों से टकराने की वजह से इनके अंदर एक प्रकार की संचरणा पैदा होती है, मतलब संरचना होती है जो इसके अंदर कुछ संवेदना पैदा कर देती है। जैसे संवेदना पैदा होती है तो इनका ढक्कन बंद हो जाता है, ढक्कन बंद होता है, कीट अंदर फंसा रह जाता है। देख रहे हो ये पत्ते जो है किसके समान हो गए हैं, घड़े के समान, देखो यहां पर है ना। और इसके जो ढक्कन है ये देख रहे हो बनने लग रहा है ये, तो इसको जूम करके दिखाया हुआ है। यहां पर अगर साफ देखो आप, इस जगह पर अगर आप साफ देखो बेटा, तो आप साफ क्लियरली यहां देख सकते हो कि ये जो संरचना है ढक्कन के ऊपर वाली ढक्कन जैसी संरचना, जैसे कीट इसके अंदर जाएगा बेटा, कीट इसके अंदर जाते ही ऊपर से क्या होगा, ये ढक्कन लग जाएगा, और जैसे ऊपर से ढक्कन लगेगा वैसे ही क्या होगा, कीट अंदर फंस जाएगा। फिर इसको चूस लेंगे, कीटों को वो चूस लेंगे, उनके रस को चूस लेंगे, और उसके बाद कीटों को क्या करेंगे बेटा, मुक्त कर देंगे। कुल मिलाकर बात यह, मुक्त करने का मीन क्या हो गया, मुक्त करने का मीन हो गया बेटा कि वो जो सूखा हुआ हिस्सा बच जाएगा उसको हटा देंगे। इस प्रकार के पौधों को हम कीटभक्षी कहते हैं। देखो, कीटों का भक्षण करने वाले पौधों को हम कीटभक्षी कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं जो घटपर्णी के अलावा है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, नेट पर देखिए, सर्च कीजिए, जरूरत होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब बूझो के दिमाग में फिर से सवाल आता है, बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उसे अन्य पोषक पदार्थ चाहिए ना, वो मिट्टी में नहीं होते हैं या कम होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरीके से घटपर्णी नहीं कर पाते। इसीलिए उनके शरीर की संरचना उन्होंने धीरे धीरे ऐसे बना ली है जिससे कि इजीली वो अपने पोषक पदार्थ को कीटों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पोषक पदार्थ को कीटों से प्राप्त करने के लिए मजबूरी है उनकी, क्योंकि अन्य पौधों की तरह वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को एक मिनट, सॉरी बेटा, क्या इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते जिनकी आवश्यकता उनको होती है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मिल जाते बेटा, अगर वो सारे पोषक पदार्थ मिल जाते तो वो क्यों अपना पोषण प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की विधि दिखाते? अब हमारे पास आता है बेटा मृत जीवी। मृत जीवी क्या होते हैं? मृत का मतलब क्या होता है बेटा, मरा हुआ, डेड। जीवी मतलब जो मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करे। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनके द्वारा पौधे मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त कर लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जो पौधों की प्रकृति में आते हैं, जैसे कि आपने बाजार में बेटा छत्रक देखा होगा, मशरूम है ना, बिकते हैं ना, खाते हो आप उसे, पसंद है आपको? मशरूम में विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं बेटा। ये वो मशरूम नहीं होते जो जंगलों में अपने आप लग जाते हैं, इनको विशेष मौसम में अच्छे तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि मशरूम अपने आप में एक कवक है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों पर, छाल पर छाते के समान संरचना देखी होगी। मेरे गांव में इसे ना सांप का छत्ता बोलते हैं, पता नहीं आपके गांव में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो मुझे बताना एक बार। हाँ, सांप का छत्ता। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु किस प्रकार से ये पोषण की आवश्यकता होती है और कहां से ये पोषण को प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा कि सभी जीवों को पोषण चाहिए। कुछ लोग सजीवों से प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग दूसरे जीवों से कर लेते हैं। कुछ पौधे हैं जो कीटभक्षी हैं, कुछ पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे रंग के पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थिति होती है,
ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी नहीं बना पाते, तो फिर कैसे लेते हैं? तो कहता है कि जो ये होते हैं ना आपके, जिसे आप मृतजीवी बोलते हैं, ये सड़ी गली चीजों के गलने सड़ने से पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक है। ये छत्रक के पैकेट में आपने देखा होगा ऐसे छत्रक होते हैं, लेकिन इस तरीके के छत्रक हम नहीं खाते, साफ सुथरे होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छी तरीके से लगाया जाता है। ब्रेड को देखा होगा आपने, कुछ दिनों तक अगर ब्रेड को नमी वाले इलाके में रखें, थोड़ी दिनों तक छोड़ दें आप, तो ब्रेड के ऊपर हरे रंग की, काले रंग, भूरे रंग की कुछ अलग सी आप कह सकते हो पैचेस दिखाई देंगे। अब ये नम वाला जो हिस्सा है, अगर 2-3 दिन तक छोड़ें तो आपको जो वो पैचेस दिखाई देते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, रोई जैसी संरचना हो जाती है ना, उन्हें भी क्या कहते हैं बेटा, कवक कहते हैं। ये धब्बे किस रंग के हैं? आवर्धक लेंस से देखिए, इनका अवलोकन कीजिए, नोटबुक में लिखिए। संभव है कि ये धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे। ये जो धागे जैसी संरचना है ना, जो आपको भूरे रंग की, हरे रंग की या किसी और रंग की भी दिख सकती है, ये कवक या फंजाई कहलाते हैं, जिसे आप फंगस भी बोलते हैं। इसकी पोषण की प्रणाली बहुत अलग है। पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी होते हैं, यानी जो सड़ने वाली वस्तुएं होती हैं उन पर अपना मतलब उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उनसे पाचक रस को स्रावित करके अवशोषित कर लेते हैं, जूस, तथा साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ये विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं, यानी पहले वो पाचक रस को छोड़ देते हैं, जब वो चीजें सड़ गल जाती है तो उसी रस को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं या कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को हम मृतजीवी कहते हैं। यानी मृतजीवी वो जीव हुए बेटा जो सड़ी गली चीजों से, मरी हुई चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कवक फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं, यानी जो सड़ने गलने वाले होते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम और उष्ण होते हैं। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है, क्योंकि मौसम अगर नम होगा, वायु में नमी होगी, तो कवक बहुत तेजी से वृद्धि विकास करेंगे। इसलिए बेटा आपने देखा होगा अधिकतर लोगों को बारिश के दिनों में स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली होना, मतलब दाद हो जाना या फिर बालों का झड़ना, ये फंजाई या कवक की वजह से होता है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवक की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए, यानी पूछिए कि घर में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उनका नुकसान हो गया हो या आपका नुकसान हो गया हो। पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, यानी कि बार बार नहीं पहनती थी, कभी कभी पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए, उनके ऊपर धब्बे आ जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक से कैसे प्रकट हो जाते हैं। जी अचानक से प्रकट नहीं होते हैं। कवक के जो छोटे छोटे, क्या कहते हैं उसे, कुछ तो बोलते हैं, छोटे छोटे से बीज जैसी संरचना जो होती है, वो हर जगह पाए, अभी आ जाएगा, ठीक है, तो वो हर जगह पाए जाते हैं। बस क्या होता है ना, विशेष मौसम, अच्छी प्रकृति, अच्छा वातावरण अगर उसको मिल जाए तो वो वृद्धि विकास कर लेते हैं। अच्छा वातावरण अगर ना मिले तो कई दिनों तक ऐसे ही पड़े रहते। सामान्यतः कवकों के बीजाणु कहते हैं, सामने लिखा था, बीजाणु कहते हैं। जो कवकों के बीजाणु हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं और ये ऐसे जैविक पदार्थ और उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण होते हैं, यानी नम है और उष्ण है, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? ऐसी विधि लगाओ जिससे कि आपके आसपास में नमी ना हो, जिससे कि कवक वहां पर पैदा ही ना हो पाए। बुझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग के कारण भी बनते हैं? बिल्कुल सही। पहले ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं,
परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन। याद रखना, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषण एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जैसे हमारा परिवार। हमारा परिवार क्या है? अगर आप अपने परिवार की बात करो बेटा, तो आपके परिवार में हम सब लोग एक दूसरे पर आश्रित है। एम आई राइट? है ना? है या नहीं है? टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लगभग 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है ना? कोई नहीं। इस संबंध को बेटा सहजीवी संबंध कहते हैं। सह मतलब समान और जीवी मतलब जीवन, यानी समान जीवन संबंध, यानी एक ऐसा संबंध जिसमें आपको मेरी जरूरत हो और मुझे आपकी जरूरत हो, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कुछ वृक्ष की जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं जो उनको पोषण के बदले में उन्हें जल और क्या कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, उसमें कुछ कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में वे उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व कह सकते हो है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदारी होती है। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक यानी फंजाई। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। कवक किसको स्थान देता है? शैवाल को रहने का स्थान देता है। जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ कवक को देता है। यानी कवक का मुख्य कार्य क्या है? कवक को आप समझ जाओ कि वो पापा है। कवक क्या है? पापा है। और जो बेटा दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बताओ? अभी नाम पढ़ा ना, शैवाल। कवक पापा है, शैवाल मम्मी है। यानी कवक क्या करता है? खाद्य पदार्थ के कच्चे पदार्थों को लाकर देता शैवाल को। शैवाल किचन में बैठकर खाना बनाती है। समझ में आया? और जब खाना बन जाता है तो शैवाल भी खाती है और कवक भी खाता है। कुल मिलाकर मैं यहां ये समझाना चाह रहा हूं, ये एक मम्मी पापा वाला संबंध है इनका। यानी जिस तरीके से परिवार में मिलकर लोग काम करते हैं ना, मैं आप पर निर्भर हूं, आप मुझ पर निर्भर हैं, ऐसे ही यहां पर भी होता है। और इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं बेटा सहजीवी संबंध, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल यहां पर है कवक और शैवाल का। मृदा में पोषणों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? अब आपने नोटिस किया होगा, लंबे समय तक अगर आप खेत में पौधे लगाएं, फिर लगाएं, फसल लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, इससे होगा क्या? पौधों को उगा कर खेतों में पोषक पदार्थ की कमी हो जानी है। और जैसे ही खेतों में पोषक पदार्थ की कमी होगी तो पौधे कैसे उगेंगे? नहीं उग पाएंगे बाद में। तो सवाल उठता है उसकी दोबारा से पुनः प्राप्ति कैसे हो पाती है? किस प्रकार से दोबारा से मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता बढ़ जाए, या फिर कह सकते हो उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए? कैसे बढ़ जाती है? चलिए जानते हैं। क्या आपने किसी किसान को अपने खेतों एवं माली को बगीचों में या लॉन में गमलों में खाद डालते हुए या उर्वरक डालते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा, हम भी डालते हैं। खाद नहीं मिलता तो आपने देखा होगा मम्मियां जो होती हैं वो चाय बनाने के बाद, ध्यान से सुनना, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को क्या करती हैं? पानी से धो लेती हैं। मतलब चाय बन गया, चाय छन्नी से छान लिया, चाय पत्ती को धो दिया, जिससे उसके अंदर जो मीठा रस है वो निकल जाए। और जैसे ही वो मीठा रस निकलता है, चाय जो बच जाता है चाय छन्नी से, उसको ले जाकर वो पौधों में डाल देती हैं। इससे क्या होता है? चाय पत्ती सड़ते हैं, गलते हैं और मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं और उससे पोषक पदार्थ प्राप्त हो जाता है वहां के पेड़ पौधों को। ऐसे ही बेटा आपने किचन वेस्ट से भी, खाद्य पदार्थ से भी, या फिर कह सकते हो पत्तों से भी, या अन्य गलने सड़ने वाली चीजों से भी आपने खाद बनाने की कोशिश की हो और वो खाद फिर आपने अपने पौधों को भी दिया हो। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिला देते हैं? बिल्कुल हम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? पोषक पदार्थ की मात्रा को बनाए रखने के लिए। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज, पोषण और अन्य अवशोषित पदार्थों, अन्य तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पदार्थ होते हैं, जिनको मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नाइट्रोजन मतलब N, पोटेशियम मतलब K,
फास्फोरस यानी पी। तो NKP या NPK के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम या नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। ये पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं, इसीलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। खाद्य द्वारा लगातार उपयोग में लाए जाने के कारण, यानी पादप जो है खाद्य पदार्थ ज्यादातर यूज में लेते रहते हैं, इससे उनकी मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए हमें क्या डालना पड़ता है बेटा, मृदा के अंदर उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ के तौर पर मैन्योर यानी कि खाद या फिर फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक मिलाना पड़ता है। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने आवश्यक हैं। यदि हमें पादपों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को सही तरीके से उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब ये लाइन बोलकर यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यही कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये कभी भी मत समझो कि ये पेपर में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि आप अपने दिनचर्या में भी इसका प्रयोग कर सकें। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। नाइट्रोजन को बनाने के लिए प्रोटीन को बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी चाहिए। अब नाइट्रोजन कहां से मिलता है? नाइट्रोजन को क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि सारी नाइट्रोजन तो उन्होंने अवशोषित कर ली। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है, पर सीधे तौर पर वो पौधे अवशोषित नहीं कर सकते, परंतु पादप इनका उपयोग इस प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिनको वो अवशोषित कर सकते हैं सीधे तौर पर, नाइट्रोजन को नहीं कर पाते। तो नाइट्रोजन को किसी तरीके से हमें मृदा में फिर से मिलाना होगा जिससे कि पानी की सहायता से वो अवशोषित हो सके। तो कहता है कि पादपों या पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं बेटा? राइजोबियम। राइजोबियम क्या अपने आप में एक जीवाणु है। वायुमंडल के नाइट्रोजन को विलय पदार्थ के रूप में वो बना देते हैं, यानी वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है बेटा उनको वो क्या कर देते हैं, घोल लेते हैं और मृदा में मिला देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब राइजोबियम जो जीवाणु है वो अपना भोजन नहीं बना सकते, मतलब नाइट्रोजन को वातावरण से सीधा खींचकर मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन वो अपना भोजन नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको भोजन बनाने के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर बना बनाया भोजन खाना होगा। तो उनकी भोजन की जो जरूरत है वो पौधे पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो पौधों की जड़ों में रहते हैं, उनसे वो पोषण प्रदान कर देते हैं और जिसकी वजह से जो राइजोबियम है वो फलने फूलने लग जाते हैं। अब राइजोबियम का क्या काम था? वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित होकर मृदा में मिलाना। तो बस इससे फायदा पौधों को भी हो जाता है। पौधे क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं, भोजन बनाते हैं और बना हुआ भोजन राइजोबियम को भी मिल जाता है। इस प्रकार से ये भी अपने आप में सहजीवी संबंधी तो हुआ। ये चना, मटर, मूंग, सेम यानी फलीदार जो सब्जियां होती हैं बेटा, दाल वगैरह, दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम को आवास और खाद्य पदार्थ भी देते हैं, अतः इनमें भी सहजीवी संबंध हुआ। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, यानी इतना अच्छा नाइट्रोजन वो बनाकर दे देते हैं कि उन्हें बाहर से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन इतनी प्रचुर मात्रा में वो मिट्टी में मिला देते हैं कि अन्य पौधों की कमी को भी वो पूरा कर देते हैं जो आगे उगाने वाले हैं हम। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप हैं जो विषम पोषी प्रणाली में आते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी पौधों की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा अमरबेल, और मृतजीवी का हमने पढ़ा क्या बेटा, बताओ वीनस फ्लाइट ट्रैप और घटपर्णी, और भी था एक एग्जाम्पल, कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दे सकते हो मुझे भी। परजीवी, मृतजीवी के बारे में कैसे भूल जाए। मृतजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो गली सड़ी चीजों पर उगकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
हालांकि वहां पर भी सहजीवी संबंध के बारे में हमने चर्चा की, किस तरीके से शैवाल मम्मी की तरह काम आती हैं और जो कवक होते हैं वो पापा की तरह। दूसरे पादपों में भी पोषण प्राप्त करने की ये विधि में मदद करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादपों और अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक रूप से विषम पोषी है? बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि कीट भक्षी पौधे कुछ हद तक अपना भोजन खुद बना लेते हैं और कुछ उन्हें कहीं और से प्राप्त करनी होती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं प्रमुख शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा और बेटा फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे उन्हें याद किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वन शॉट ये रिवीजन वीडियो थी आप लोगों के लिए, मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहां पर पढ़कर बताई है, फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को ये टॉपिक्स और एक बार हो जाए, तो मुझे कमेंट करके बताना अगली वीडियो से पहले, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो में वो सारी बातें एक्सप्लेन कर सकूं। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।